द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, कि कोई फंक्शन ले उनका क्या कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। अब इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, एसोसिएटिव के लिए कम से कम 3 फंक्शन चाहिए, कितने 3 है ना, और कम्यूटेटिव के लिए 2 काफी होते हैं। अब एसोसिएटिव के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ देखो, 2 प्रूफ ले लेता हूँ मैं, डायरेक्ट प्रूफ कर दूँ, ठीक है। अब हमने 3 फंक्शन ले लिए, सपोज दैट f a to b g b to c एंड h c to d, ये 3 फंक्शन ले लिए मैंने, ठीक है। यस और नो बोलो। तो ये हमने क्या किया, लेट f a to b g b to c एंड h c to d आर 3 फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास में कितने फंक्शन हो गए, 3। अब वी नीड टू प्रूव दैट, f ऑफ g ऑफ h कर दो या h g ऑफ f कर दो, एक ही बात होती है, ठीक है ना, ठीक है। f ऑफ g ऑफ h, इधर ये वाले दोनों और इधर ये वाले दोनों, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान देना इस चीज का कि यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। सपोज दैट ये फंक्शन हमारे पास में है a to b, एक एक चीज देखना इस चीज से, ठीक है। और ये हमारे पास b to c, ये g है, ये f है और ये h है, और ये हमारा सेट हो गया a, ये b और ये c और ये d। बात क्लियर है क्या, बोलो। अब इसके अंदर सपोज दैट a1 है, इसके अंदर सपोज दैट b1 है, और इसके अंदर सपोज दैट c1 है, और इसके अंदर सपोज दैट d1 है। ये सोच लो, और भी बहुत सारे मैंने एक ही लिया एक बात क्लियर है क्या। अब आप मेरे को एक बात बताओ, a पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, f में a1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, b1। ये काम आएंगे आगे प्रूफ के अंदर, प्रूफ तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब b1 रखेंगे तो f, देखो g में, अब g में रखेंगे b1, f में रखेंगे a1 तो b1 आएगा, g में रखेंगे b1 तो c1 आएगा। ऐसे ही h में रखेंगे c1, इधर ही लिख लेता हूँ, h में रखेंगे c1 तो क्या आएगा, b1। ये बात क्लियर है क्या, बोलो। ठीक है, ये सेम टू सेम यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इतनी सी जगह में मैं अब इसको रफ कर दूँ क्या, कि मेरे पास जगह नहीं बचेगी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसको मैं पूरे को रफ कर दूँ, ये प्रूव करना है, ठीक है। आप बाद में वीडियो में देख लेना, थ्योरम्स हैं सारी, लिखाऊंगा नहीं करता कि वीडियो में देखना ऐसे चीजें पूरी नहीं, ठीक है ना। तो अभी तुमने थोड़ी देर पहले प्रूफ में क्या देखा, मैं दोबारा लिख लेता हूँ ये बात कि f a to b था, तो मैंने a1 रखा तो क्या आंसर आया, b1, ठीक है। g b to c था, और g में क्या रखा, b1 रखा, क्या आंसर आया था, b1। और ऐसी h क्या सपोज किया हमने, c to d, और h में c1 रखा, क्या आंसर आया, d1। इतनी बात क्लियर है सब लोगों की, है ना। अब मैं यहाँ पे जो प्रूव करना है उसके LHS RHS ले लेता हूँ। f ऑफ g ऑफ h को सोल्व कर लेता हूँ पहले मैं इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो f ऑफ g पढ़ा रहने दिया, ठीक है, ये भी पढ़ा रहने दिया, ये o हट गया और इसकी जगह बड़ा ब्रैकेट आ गया, कोई दिक्कत नो सर। अब hx की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे c1 रखेंगे, भी h, इसमें इस h का इनपुट क्या है, h का इनपुट c है और c में c1 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ध्यान देना भाई, h ऑफ c1 ही क्यों रखा, क्योंकि h का इनपुट c है और c में c1 है। अच्छा, अब मेरे को बात बताओ आप लोग, h ऑफ c1 की वैल्यू क्या आई, d1 आई, ये बताइए नहीं इसमें, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा, अब ये ओ हट जाएगा, क्या हट जाएगा, ओ हट जाएगा और बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा,
ओ हट गया, वो बड़ा ब्रैकेट आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ कि भाई जी में क्या रखा, D1। अच्छा एक बात, अब जैसे कि बात तो क्या बताऊं, अब जी में D1 पुट किया, जी में क्या पुट किया, D1 तो मेरे को देखना है जी ऑफ D1 की वैल्यू देखनी है। अपने पास है नहीं तो बनाएंगे, ठीक है ना। देखो और थोड़ी सी यहाँ पे क्या दिक्कत थी, एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा ही समझाना था मेरे को कि फॉग, हाँ और एच, पहले फॉग अलग है और एच अलग है। अब मेरे को एक बताओ एच कहाँ से कहाँ होगा, C to D, तो मेरे को बताओ फॉग कहाँ से कहाँ होगा। अच्छा जी का इनपुट क्या है, जी का इनपुट B है, जी का इनपुट B है, ठीक है। अच्छा जी का इनपुट और F का आउटपुट देखो, आउटपुट B है, F का आउटपुट B है, जी का इनपुट, अच्छा जी का इनपुट इसके अंदर रखा, जी का रखेंगे, एक मिनट देखना, इसको ऐसे करेंगे क्यों, कोई ना कोई वैल्यू रख देंगे, फिर जो आंसर आएगा इसमें लिखेंगे। और F का आउटपुट B है, दिक्कत आ गई ना, थोड़ी सी मिस्टेक, पहले ही देखना था, हमको ध्यान नहीं दिया। D1 वाली क्यों कि C1 रखा तो D1 आ गया, सेट ही ले लेते अपन कोई ना कोई, कि फोग का अलग देखेंगे, एच का अलग देखेंगे। अब यहाँ पे ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं एक बार, आउटपुट होना ज़रूरी है ना, उसका आउटपुट पता नहीं होता है ना, और उसका आउटपुट में दिक्कत आती है, इनपुट में तो कोई दिक्कत आती नहीं है ना। तो एफ ऑफ जी ऑफ एच है, यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी D1 में, तो अपन ये चेक कर लेते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एफ, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है, देखो एच ऑफ, अब यहाँ पे ये दोनों ले रखे हैं, इस साइड एच ऑफ जी ऑफ एफ, तो एच ऑफ जी तो बड़ा रहने दिया, ये ओ हट गया, बड़ा ब्रैकेट लग गया। अब यहाँ पे क्या इनपुट होगा, एफ का, एफ का इनपुट A1, तो यहाँ पे एफ ऑफ A1, एफ ऑफ A1 की वैल्यू बोलो B1, अब ये और जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, समझ गए क्या। अच्छा G में B1 रखेंगे, क्या आंसर आएगा, C1, और H में C1 रखेंगे, क्या आएगा, D। यानी इसका जो सॉल्यूशन आया है H ऑफ G ऑफ Fx, ये दोनों साथ हैं, ये अलग है ना, तो इसका क्या आंसर है D1। अब ऐसे ही दूसरा क्या निकाल के देखो, H ऑफ G ऑफ F, अब ये दोनों ले लिए थे, अब इसमें ये दोनों एसोसिएटिव के लिए, अब यहाँ करेंगे तो ये O है, इसको सोल्व कर लो, देखो इसको, ये x अंदर चला जाएगा, ठीक है, पहले x अंदर चला गया, ठीक है। अब ये O हट जाएगा, ये अंदर वाला O, अब क्या रखेंगे, f का इनपुट A1, f का इनपुट A1, f का इनपुट A1, f ऑफ A1 की वैल्यू B1, अच्छा GB1 की वैल्यू C1, अब ये O तो हटा दो पहले, देखो ये O हट जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लग गया, GB1 की वैल्यू C1, ठीक है, O हट गया, बड़ा ब्रैकेट लग गया, वही की बात है, ठीक है ना। ये अब H ऑफ C1 की वैल्यू H ऑफ C1 की वैल्यू B1, तो दोनों की क्या आई, सेम आई, ठीक है। तो यानी कि इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया, और दोनों क्या इक्वल हैं, यानी कि द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, कि फंक्शन का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, एसोसिएटिव होगा, ठीक है। तो अपन ये ले लेंगे ऐसे, ये क्यों ले लिया यहाँ पे, उसमें तो दिक्कत आएगी डोमेन ढूंढने के अंदर, है ना। ये क्यों ले लिया, क्योंकि मान लो आप यहाँ पे 1 2 3 4 सेट है, A B C और D, ये क्या है F, ये क्या है G और ये क्या है H। F में क्या रखेंगे, मान लो X, क्या रखेंगे F में क्या रखेंगे X, अब G में क्या रखेंगे Fx, G में क्या रखेंगे Fx, अब H में
सही तो क्या है क्या? हाँ से सही है, सही है। अरे ना ना गलत किया है, बदतमीजी। हाँ, x रखेंगे तो x रखेंगे हाँ, तो f तो इसका क्या आंसर आएगा b का fx। अब g में क्या रखेंगे? g of x। g में fx रखेंगे। हाँ, अब h में क्या रखेंगे? h में g of g of x। fx। ये इतना बड़ा चीज, तो h of g of f बनेगा। यस सर। ठीक है ना? ठीक है। अब दूसरी थ्योरम, इसके अंदर ये नाम तो लिख लेना, दूसरी थ्योरम लिखो। ठीक है, ये थ्योरम टेस्ट हो गई, ये तो वैसे याद भी होगी। यस सर। दूसरी थ्योरम हमारे पास में है कि द बाइजेक्शन, सॉरी इसके अंदर लिखो द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन फंक्शन, द कंपोजिशन ऑफ of two bijective, the composition of two bijective function is also bijective। पता चल गया क्या कहना चाहता है कि द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, यानी पहले कोई दो फंक्शन लो। कैसे फंक्शन? बाइजेक्टिव। कोई दो बाइजेक्टिव फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन भी क्या प्रूव करना है? बाइजेक्टिव। तो पहले दो बाइजेक्टिव फंक्शन लो, तो यहाँ से प्रूव कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है ना? तो डायरेक्ट हमने क्या सपोज कर लिया, लेट fa2b and g b2c are टू बाइजेक्टिव फंक्शन। हमने दो बाइजेक्टिव फंक्शन सपोज कर लिए, आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन। बात क्लियर है क्या? अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों बाइजेक्टिव हैं तो क्या क्या होगा? 1 भी होगा और 1 भी होगा। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि f जो है a to b, मान लो अब यहाँ पे ये फंक्शन में क्या लिख दूँ, f, ये b और ये c, ये a है, ये b है, ये c है। सपोज दैट इसका इनपुट a1, ये b1 और ये c1। अब देखो f में a1 रखेंगे क्या आएगा? b1, और ये f और ये g है। अच्छा, g में b1 रखेंगे क्या आएगा? c1। बात क्लियर है क्या? अब मेरे को क्या गिवन है, f जो है बाइजेक्टिव है, यानी f a to b क्या होगा? 1 1 फंक्शन होगा क्या? 1 1 एंड ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, चलो ये बाद में लिख लेंगे। f इज, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये गिवन है सब, ठीक है ना? लेट f a to b एंड g b to c आर टू फंक्शन। ठीक है, फिर मैंने मैपिंग मेथड बना लिया, फिर मैंने क्या कहा, a1 रखेंगे तो b1 आएगा, सपोज दैट b1 रखेंगे तो a1। अब हमें क्या दे रखा है, f a to b बाइजेक्टिव है एंड g b to c क्या है? बाइजेक्टिव। अब प्रूव करना वो उस साइड में देखो, हमें दोनों का कंपोजिट क्या बनेगा? गोफ बनेगा। दोनों का कंपोजिट क्या बनेगा? गोफ बनेगा। तो गोफ a to c होगा क्या? यस सर। गोफ a to c, ये हम जानते हैं कि कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f एंड g इज गोफ। ठीक है, अब हमें गोफ को क्या प्रूव करना है? 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि बाइजेक्टिव। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सपोज दैट ये गोफ के अंदर ध्यान देना, हमें क्या प्रूव करना है? गोफ को 1 1, तो 4 1 1 के लिए 1 1, तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, कोई दो इनपुट लेते हैं, कोई दो किसमें? डोमेन में। कोई दो इनपुट लेते हैं किसमें? डोमेन में। तो जरूरी नहीं है a1 लिया, a2 ले लिया, और भी ले सकते हैं b1 b2 c1 c2 आगे ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो मैंने कोई दो इनपुट लिए, इनपुट इसका क्या है? गोफ का a। बात क्लियर है? तो x1 x2 बिलोंग्स टू a। अब मैं आउटपुट अगर इक्वल कर दूं, मेरे को 1 1 और 2 किसको प्रूव करना है? गोफ को, न कि f और g को। f और g तो 1 1 और 2 गिवन ही है, इसको करना है। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ? आउटपुट इक्वल कर रहा हूँ कि गोफ ऑफ x1 इक्वल टू गोफ ऑफ x2। अगर ये इक्वल रखने पे इनपुट इक्वल आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? चलो देखो, ओ हट गया, बड़ा ब्रैकेट लगा दूं क्या? यस सर। ठीक है, इधर भी ओ हट गया, बड़ा ब्रैकेट लगा दूं क्या? x2। ठीक है, अब fx1 की वैल्यू ले लो, x2 की ले लो, किसी की ले लो, अपने को क्या मतलब है यहाँ पे? ध्यान दो एक मिनट।
नहीं इसमें दिक्कत आएगी थोड़ी, एक मिनट करता हूँ, बस इतनी लाइन काफी है ये वाली। F क्या है, बाइसेक्टिव 1 1 है, तो इधर ध्यान देना F अगर बाइसेक्टिव है, दोबारा लिख देता हूँ मैं, FA2B इज बाइसेक्टिव। अगर बाइसेक्टिव हो तो 1 1 भी होगा, और इन आउटपुट इक्वल करने पे इनपुट इक्वल आएगा क्या? आएगा। क्यों आएगा, ऐसा क्यों है? देखो FA2B क्या है, बाइसेक्टिव है, बाइसेक्टिव है तो आउट 1 1 भी होगा और 2 भी होगा, तो 1 1 में क्या होता है, आउटपुट इक्वल करने पे इनपुट इक्वल आएंगे। इसके अंदर मैं x1 x2 लिख देता हूं, चलो x1 x2 वगैरह, ठीक है ना, y1 y2, इसके अंदर z1 z2 लिख देता हूं, ठीक है क्या? ठीक है, तो मैंने क्या कहा, FA2B बाइसेक्टिव है तो 1 1 और 2 भी होगा, और 1 1 और 2 होने का मतलब देखो आउटपुट इक्वल करेंगे तो इनपुट इक्वल आएंगे। अब यहाँ पे fx1 की वैल्यू क्या आई, x1, बात क्लियर है क्या बोलो? और fx2 की वैल्यू क्या आई, x2। अब मैंने क्या बोला, इस x1 में इस x1 में फर्क है। अब आपने क्या देखा, एक बात और देखो, इस चीज को छोड़ो आप, पूरे को हटा देता हूँ मैं, काम ही नहीं आया कुछ यार। अब ये तो f हो गया, ऐसे मैं ले लेता हूँ G/B2 C इज बाइसेक्टिव है। यहाँ पे x और x2 किस में बिलोंग माने थे हमने, x और x2 f के इनपुट में, और यहाँ पे x और x2 किसके इनपुट में, G के इनपुट में। अच्छा, अब ये बाइसेक्टिव है तो ये भी तो 1 1 होगा, यानी इसमें आउटपुट इक्वल करने पे इसमें भी क्या आएगा, इनपुट इक्वल आएंगे। ध्यान दो इस बात पे, देखो G का इनपुट क्या है, B। सपोज दैट इसके डोमेन में x1 और x2 दो एलिमेंट ले लिए। अब मैंने कहा G में आउटपुट इक्वल करने पे इनपुट भी इक्वल आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टिव है। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो g of x1 is equals to g of x2, g of x1 का आंसर x1 आया, g of x2 का बात क्लियर है। ऐसे मैंने बोला FA2B is also बाइसेक्टिव, दो फंक्शन बाइसेक्टिव गिवन है, तो यहाँ पे x1 और x2 किसमें बिलोंग कर लिए, f के इनपुट में, डोमेन में। अब यहाँ पे आउटपुट इक्वल करने पे इसमें भी इनपुट इक्वल आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि ये भी बाइसेक्टिव और कोई बाइसेक्टिव हो तो वैल्यू रखते जाऊं मैं। अरे ये सोच लो, अच्छा g of x1 की वैल्यू अगेन x1 और इसकी बोलो वही x2। अब आपने क्या देखा, शुरू में क्या इक्वल रखा था आउटपुट, और लास्ट में क्या इक्वल आ गया, तो गोफ कैसा हो गया, 1 1 हो गया क्या? अरे बोलो बात क्लियर है क्या? इधर मैं क्या कर देता हूँ, 4 और 2, समझ में आ रहा है कि मैं कैसे बता दूं? अब 4 ऑन, अब ये चीज लिखनी पड़ेगी क्रॉस में से, बात क्लियर है क्या? अब ऑन 2 के लिए क्या होना चाहिए, देखो ये गोफ जो है कहां से कहां है, अच्छा ये ऑन 2 कब हो जाएगा, C के सारे एलिमेंट की प्री इमेज किस में हो, A में हो, C के सारे एलिमेंट की प्री इमेज किस में हो, A में। तो 4 ऑन 2 के लिए देखो, we need to show that every element of C has pre-images in A. Every element of C has pre-images in A, ये प्रूव करना है। ठीक है, मैं गोफ को ही कर रहा हूँ एक बार सोल्व, क्या कर रहा हूँ, गोफ को, क्या गोफ ऑफ एक्स, इसको सोल्व कर, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, जी ओ हट गया, अच्छा f का इनपुट बोलो, f का इनपुट x1 बोलो, a b c को बोलो तुम्हारा a b c। अब ये ले लेता हूँ मैं a1 b1 c1 ले लेता हूँ, a1 b1 c1, ये f है और ये g है, ये सेट a है, ये b है और ये c है। अच्छा f का इनपुट a1 रखा, ठीक है, क्या आंसर आया, f ऑफ a1 का आंसर और g ऑफ b1 का आंसर c1। आपने क्या देखा, देखो भाई गोफ में इधर x किस क्या रखा था, सबसे पहले a1 रखा, और क्या आंसर आ रहा है, a1 किस में बिलोंग कर रहा है, a में, सेट a में। अब देखो a1 बिलोंग्स टू सेट a, और जो आंसर आया आउटपुट c1 बिलोंग्स टू सेट में, यानी c की प्री इमेज क्या है, a1 है। ऐसे यहाँ पे c2 हो तो c2 इधर प्री इमेज क्या मिलेगी, a2, इधर c3 होगा तो c3 इधर इमेज क्या मिलेगी, a3। ये सोचो, अरे समझ में आ गया क्या?
आपने सबसे पहले क्या लिखा A1 S की जगह A1, तो आंसर क्या है C1, यानी A रखने पे C ही आ रहा है। इसका उल्टा पढ़ूं यानी C की प्री इमेज A में ही होगी। यस और नो? ये सेम टू सेम लाइन यहाँ पे क्या लिख दोगे कि इट इज क्लियर दैट, क्या लिखोगे? इट इज क्लियर दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट C, every element for every element of set C, for every element of set C has there exist pre-images in set A. For every element of set C there exist pre-images in set A. set A के हर एलिमेंट के लिए set A में pre-images होंगी। अगर set C का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो गोफ यहाँ पे क्या हो गया? on 2, और यहाँ पे गोफ क्या था? 1 1, तो गोफ क्या हो गया? 1 1 एंड on 2। तो हमें क्या गिवन था कि कोई दो बाइजेक्टिव फंक्शन ले लो, उनका कंपोजिट करो, वो भी क्या आना चाहिए? बाइजेक्टिव। तो मैंने कोई दो बाइजेक्टिव फंक्शन ले लिए, ये बाइजेक्टिव है ना, और उनका कंपोजिट मैंने क्या प्रूव कर दिया? बाइजेक्टिव कर दिया। ठीक है ना? फोक को दिखाना थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसलिए कंपोजिट गोफ को ले लिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं है क्या? रफ कर दूं क्या? अगली थ्योरम लिखो। The inverse of a bijection, the inverse of a bijective function, the inverse of a bijective function is unique. The inverse of a बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, कैसा फंक्शन? तभी तो इन्वर्टिबल हो सकता है। इस ये थ्योरम क्या प्रूव कराना चाहती है कि कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है, उसका इन्वर्स यूनिक होगा, यानी एक ही होगा, उसके जैसा कोई और नहीं होगा। अरे सोनो ठीक है। अगर मोर देन 1 भी है तो वो सेम ही होंगे। यूनिक का मतलब यही हुआ, मान लो आपने 2 3 निकाल लिए लेकिन वो इक्वल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यूनिक होता है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं कॉन्ट्राडिक्ट लेता हूँ। क्या लेता हूँ? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? 10th क्लास में सीखा है, √2 इज इरेशनल में। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना, विरोधाभास। हमने ऐसे नहीं करते थे क्या? सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अपने शुरू में क्या मान लेते थे कि लेट अंडर √2 इज रैशनल, है ना? फोर सम इंटीजर p एंड q वेयर p एंड q को प्राइम, तो आपने रैशनल मानी, को प्राइम मानी, लास्ट में वो को प्राइम आती नहीं थी। रोबी थ्योरी सर। हां थ्योरी तो है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट से प्रूव करेंगे इसको। किससे? कॉन्ट्राडिक्ट यानी जो हमने माना वो गलत, विरोध करना। तो गिवन क्या यूनिक है, और मैं क्या सपोज कर लेता हूँ कि 2 है, और लास्ट में दिखा दूंगा कि वो दोनों नहीं है ना इक्वल, दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल है तो यूनिक है। ये सोचो। तो यहाँ पे प्रूफ के अंदर देखो भी, सबसे पहले तो कोई फंक्शन लो जो बाइजेक्टिव हो, तो लेट f a to b इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बात क्लियर क्या? पहले तो मैंने एक कोई फंक्शन ले लिया जो बाइजेक्टिव है। बात क्लियर है क्या बोलो? तो हमने पहले क्या ले लिया कि लेट f a to b इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव के सारे रूल इसमें लगेंगे। ठीक है। अब again suppose if possible, again suppose that if possible, अगर संभव है तो, again suppose that if possible that fx has टू इनवर्स फंक्शन। fx के कितने इनवर्स फंक्शन सपोज कर लूं? fx हैज 2 इनवर्स फंक्शन। fx के कितने इनवर्स फंक्शन? 2। कौन कौन से? एक तो g। अच्छा, f a to b है तो f का इनवर्स कहां से कहां होगा? b to a होगा। एक तो g और एक f ले लो, और h भी कहां से कहां होगा? a to a। क्यों? कोई फंक्शन f अगर a to b है तो उसका इनवर्स f इनवर्स कहां से कहां होगा? b to a होगा। अब मैंने ये जो दोनों फंक्शन लिए हैं, ये दोनों किसके इनवर्स लिए हैं? f के।
कि दैट फंक्शन fx हैज टू इनवर्स फंक्शन, तो दोनों ही f के हैं तो दोनों ही b2a होंगे। अरे बात क्लियर है क्या? अब हमें क्या प्रूव, मैंने दो सपोज कर दिए और लास्ट में क्या सपोज कर दूंगा कि दोनों इक्वल है और हमने अलग अलग मान लिए हैं, है ना। इफ पॉसिबल दैट fx हैज टू डिस्टिंक्ट, ये लाइन और लिख लेता हूं, हैज टू डिस्टिंक्ट, मैंने दो अलग अलग सपोज कर लिए, टू डिस्टिंक्ट इनवर्स फंक्शन, दो अलग अलग सपोज कर लिए, लास्ट में इसको एक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये चुपचाप यहाँ पे ध्यान दो कि मेरे को एक बात बताओ आप कि ये मान लो f है, f क्या है? a to b, s रखेंगे तो सपोज दैट क्या आंसर आया y, x1 x2 y1 y2, ये है मतलब ये y बिलोंग्स टू सेट b और x बिलोंग्स टू सेट a। बात क्लियर है क्या? बोलो ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ से देखो g में क्या रखेंगे, बोलो b के g में क्या रखेंगे? b, और b में कौन है? y है, तो y है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हाँ पहले मैं लिख लेता हूँ कि GB2A is इनवर्स ऑफ F, है ना। तो G के अंदर B रखेंगे, B में कौन है? Y, तो क्या आंसर आएगा? A में क्या है? X, सपोज दैट X1 आ गया, क्या आंसर आ गया? ठीक है, नहीं देखते कोई भी, किसी y के लिए कोई X1 नहीं गया, बात क्लियर है? ठीक है। अब एक लाइन इधर भी लिख दूँ मैं, कौन सी कि H भी तो इनवर्स है, HB2A इज इनवर्स ऑफ F, ठीक है। अब H में भी B रखेंगे, Y रखेंगे तो क्या आएगा? X, Y, ठीक है क्या? H में भी Y रखेंगे तो क्या आंसर आएगा? X होने देंगे, ठीक है। मान लो हाँ G में Y रखेंगे तो क्या आएगा? और ये H भी इनवर्स है तो H में Y रखेंगे तो क्या आएगा? X। अब ध्यान दो इसको इक्वेशन और इसको इक्वेशन। अब एक बात बच गई मेरी, कौन सी बात? देखो कौन सी बात ध्यान देना कि जो गिवन है वो ये क्या है? बाइजेक्टिव है। FA to B is now FA to B is ये गिवन है ना। तो इसमें क्या पुट करेंगे? A यानी कि X, आंसर क्या आएंगे? Y। अच्छा ये बाइजेक्टिव है तो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, मैं 1 1 ही काम में लेगा मुझे। अच्छा इसमें आउटपुट इक्वल करने पे इनपुट इक्वल आ जाएंगे क्या? इसमें आउटपुट इक्वल करने पे इनपुट इक्वल आ जाएंगे, क्यों? इसका रीजन बिकॉज F इज 1 1। यस सर। 1 1 कहाँ से? क्योंकि बाइजेक्टिव था। बात क्लियर है क्या? ये इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो आप क्या बोलोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ लिखूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड x1 इज इक्वल्स टू x2, x1 की वैल्यू सपोज, अरे यहाँ पे x2 सेम लिख दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया यार। सपोज दैट, देखो ये कैसे किया मैंने, सपोज दैट b में कौन बिलोंग करता है? y। सपोज दैट g में y लिखा, सेट a में कोई x1 आ गया, अब मैंने सेम तो पहले मान लिया, सेम वो भी सकता नहीं हो सकता यार, है ना ये। हाँ तो g में b के रखेंगे, b के एलिमेंट, किसके एलिमेंट? b के। b में कौन है? y है, तो सपोज दैट y लिखा तो कोई एलिमेंट x1 आंसर आया, ठीक है। अगर h भी इनवर्स है f का, इनवर्स यानी इसमें b रखेंगे, b में कौन बिलोंग करता है? y, यानी इसमें y लिखेंगे तो सपोज दैट x2 आया। अरे ये सोल्व, तो ये x1 की वैल्यू और ये मैंने रख दी ऐसे ही। अब मैंने ध्यान दिया यार, ये तो मैंने निकाला यहाँ से। अब मैंने देखा गिवन क्या था कि f बाइजेक्टिव था, बाइजेक्टिव है तो 1 1 भी होगा, और 1 1 है तो आउटपुट इक्वल रखने पे इनपुट इक्वल आएगा। अब f में क्या इनपुट रख सकते हैं? a, x1 x2 x3 x4 ये तो रख सकते हैं। आउटपुट इक्वल रखने पे इनपुट इक्वल आएंगे क्योंकि ये 1 1 है। अब मैं x1 x2 यहाँ पे इक्वल आ गया और ये x1 x2 की वैल्यू है, तो इक्वेशन थर्ड में फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू रख दो, यस और नो। तो
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे x1 की वैल्यू बोलो g ऑफ y, x2 की वैल्यू बोलो h ऑफ y, y से y हटा दो, जिसे g बराबर क्या आ गया h। हमने क्या माना था g और h क्या है डिस्टिंक्ट है, लास्ट में क्या आ गए एक आ गए, यानी तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी कि इसका यूनिट ही होगा। लास्ट में एक लैंग्वेज लिखनी नीचे, यस और नो, कि we get g is equals to h, then our assumption is wrong, then we can say that the inverse of a bijective function is unique because we have get g is equals to h, both inverse function are equal। अरे यस और नो बोलो, सिंपल है क्या? अरे बिल्कुल इजी बन गया यार ऐसे तो, ठीक है क्या? तीन थ्योरम होगी क्यों? तीन होगी सर। अब चौथी आपकी वही है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स वाली है ना? हाँ जी, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। अब देखो ये फोर्थ थ्योरम देख लो इसके अंदर, तुम्हारे पास नेक्स्ट थ्योरम इसके अंदर है कि लिखो if f a to b g b to c and g of f a to c are bijective functions। कैसे फंक्शन? बाइजेक्टिव। वैसे गिवन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। are bijective functions then show that, ये चौथी थ्योरम है ना, then show that g of f का होल इनवर्स f इनवर्स ऑफ g, ये 20 बार आई थी, ठीक है ना? if f a to b and g b to c and both a to c are bijective functions then show that both का whole inverse equals to f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ठीक है क्या बात? ठीक है, अब इसका प्रूफ देखो, ये बहुत सिंपल बना देंगे इसको अपन। प्रूफ देखो इसका, ठीक है, ध्यान देना भाई, ये कोई सेट है A और ये कोई सेट है B और ये कोई सेट है C। सपोज दैट इसमें A है, x y z ले लो C से, x इसमें ये y और ये z, ठीक है क्या? ये f है और ये g है। अब सबकी वैल्यू निकालता हूं मैं। मेरे को एक बात बताओ, f में सेट A का इनपुट x रखेंगे तो क्या आंसर आएगा? y आएगा। अच्छा g में b का इनपुट, b देखो b क्या है y, तो क्या आएगा? z आएगा। अच्छा गोफ कहां से कहां है? a to c। देखो गोफ है a to c, तो a का इनपुट x रखेंगे तो आंसर c में आएगा, मतलब z आएगा। बात क्लियर क्या? ऐसा होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एक तो ऐसे आ गया, गोफ ऑफ x बराबर क्या है? ठीक है। अच्छा गोफ उधर जाके क्या हो गया? इनवर्स हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या देखा? गोफ इनवर्स ऑफ z की वैल्यू क्या है? x। अब आप लोगों ने ये भी देख लो कि भाई गोफ a to c था, तो गोफ का होल इनवर्स किसमें होगा? C2 आपके सामने है, देख लो। ये x2 x आ रहा है, x रखने z आ रहा है, तो z रखें तो x आना चाहिए, देख लो z रखने तो x आ रहा है। बात क्लियर है क्या? बोलो। तो मैं लास्ट यहाँ क्या आ गया हमारा? आधा 50% तो प्रूव हो गया कि गोफ का होल इनवर्स निकाल लिया। होल इनवर्स है, होल इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोफ का होल इनवर्स कहां से आया? C2a। उसे कैसे पता चला C2a? ये रहा ना, गोफ के होल इनवर्स में भी होल इनवर्स करो यार। होल इनवर्स में z पुट करने तो x आ रहा है,
जेड पुट कर रहे हैं मतलब सी पुट कर रहे हैं, ये आ रहा है। बात क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर अब मेरे को निकालना है ये वाला, ठीक है। अब मैं और करते जाऊं, पहले एफ इनवर्स निकालूंगा। अगर एफ ए टू बी है F inverse B D होगा। यानी कि एफ में ए रखेंगे, क्या आएगा? बी। B तो एफ इनवर्स कहां से कहां होगा? B to A। यानी एफ इनवर्स, देखो एफ उधर जाके इससे बना लो, हाँ एफ उधर जाके A is equal to F inverse B। हाँ F inverse B। ये काम आएगी, ठीक है। ऐसे ही जी कहां से कहां है? बी टू सी। B to C है। यानी जी में बी रखेंगे तो क्या आएगा? C आएगा। तो जी इनवर्स कहां से कहां होगा? C to A। C to B। ठीक है। अब जी इनवर्स है ना, अब यहाँ से देखो जी उधर ले जाओ, क्या आएगा? B inverse C। ठीक है। अब मैं ये निकाल लेता हूँ बाबू जी, एफ इनवर्स ऑफ, G inverse। ठीक है, एफ इनवर्स। अब मेरे को पता नहीं क्या इनपुट है, यहाँ से पता चलेगा। ओ हट जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, ओ हट जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जी इनवर्स का इनपुट, किसका इनपुट? जी इनवर्स का इनपुट क्या है? C। पता चल गया ना, वहाँ पे नहीं पता था, यहाँ पता चल गया। देखो जी इनवर्स में x रखना है और जी इनवर्स में क्या रख सकते हैं? c। और c में क्या है? c तो है, z है। हमने ABC ले लिया। हमने ABC ले लिया क्या? कोई ना, वो ले लो, x रखेंगे तो y आएगा, है ना? तो ये उधर चला गया y, इधर X। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें y रखा तो z आया, यहाँ y बराबर, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब g का इनपुट क्या है? x मैंने मान लिया, ये कुछ और मान लो, यहाँ पे a होगा, है ना? अब यहाँ पे a रखना है, यानी g इनवर्स का इनपुट, g इनवर्स का इनपुट कौन है? C में कौन है? Z। G इनवर्स यानी यहाँ पे C रखा मैंने, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स ऑफ क्या रखा? C। अब बोलोगे सर C क्यों रखा? सेट C, सेट C में कौन है? Z। अब इसका रीजन देख लो, मैंने कैसे पता चला कि ओ हट गया, बड़ा ब्रैकेट लग गया, आ रहा है निशान समझ में? हाँ सर। तो G इनवर्स ऑफ A यानी कि किसका इनपुट रखना है? G इनवर्स का। G इनवर्स का इनपुट क्या है? सेट, और सेट C में कौन है? यानी कि Z रख दिया। बात क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दो, G इनवर्स ऑफ Z की वैल्यू, F इनवर्स ऑफ Y की वैल्यू सेम है क्या? ये इक्वेशन नंबर 2। तो देखो ऑफ के होल इनवर्स में सेट C रख रहे हैं, सेट इमेज है, ये देखो, ये Z रखा X आया, ये यहाँ से इसको मान लो जिस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना? या आप ये मैं कह सकता हूँ कि F इनवर्स ऑफ G इनवर्स भी कहाँ से कहाँ आया? Z किसमें है? सेट C में। X आंसर आया, X किसमें है? A में। बात क्लियर है क्या? तो आपने क्या देखा? F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, सेट C इनपुट है, A आउटपुट है, C डोमेन है और A को डोमेन है। Z रखा, X आया, यहाँ भी Z रखा, C डोमेन है और A को डोमेन है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जीरो नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड ऑफ का होल इनवर्स इक्वल्स टू F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। आ गया क्या? ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है? थ्योरम नंबर 5 देखो, इसको तो मैं रख कर देता हूँ। तो हमें कह रहा है कि फंक्शन f जो है वो इन्वर्टिबल है, फंक्शन f जो है वो क्या है? इन्वर्टिबल। और शो क्या करना है? शो दैट इनवर्स ऑफ f इनवर्स का भी होल इनवर्स f होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ दैट इज f इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू f, ये प्रूव करना है, f इनवर्स का भी इनवर्स फंक्शन, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल है। अब वो चार फॉर्म थी वो भी सिंपल ही थी, बस वो याद करना था थोड़ा बहुत। तो यहाँ से इसका भी प्रूफ देखो बिल्कुल ही सिंपल है। आधी क्वेश्चन में बेच दी, क्वेश्चन ठीक है नहीं है तो ऐसे बना देंगे ये, देखो भाई
एफ में क्या दे रखा है A to B. A to B है ना, F A to B इज इन्वर्टिबल दे रखा होगा, Yes sir. तो ये मैंने नहीं बोला ये क्या है, गिवन है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इन्वर्टिबल है F A to B तो इसका इन्वर्स F इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगा, B to A. B to Yes sir. then यहाँ लिख देता हूँ, then F inverse B to A is defined या exist। then एक मिनट देखो, F A to B is invertible, then inverse of F is defined as F inverse B to A। ये बात आएगी नहीं समझ में, बताओ Yes sir. ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर F A to B इन्वर्टिबल है गिवन है, then इनवर्स ऑफ F is defined as F inverse B to A। B to A. अगर F इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स इस तरीके से डिफाइन होगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ भाई। अगेन अब यहाँ पे या फिर एक बात और लिख लो, वी नो दैट, ये इंपॉर्टेंट बात है, वी नो दैट inverse function of any function is also invertible, ये बात ध्यान रखना। मैंने क्या लिखा है, we know that inverse function of any function also invertible, किसी फंक्शन का इनवर्स f इनवर्स भी इन्वर्टिबल होगा। फंक्शन f इन्वर्टिबल का, फंक्शन f तो इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो 1 1 और 2 बाइसेक्टिव हो। अब ये तो कोई इन्वर्टिबल गिवन था, ठीक है ना। तो अगर कोई फंक्शन, मैंने बोला अगर कोई फंक्शन f इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स भी इन्वर्टिबल होगा। वी नो दैट इनवर्स फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन, यानी किसी फंक्शन का इनवर्स भी इन्वर्टिबल होगा। जैसे कोई फंक्शन f इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स f इनवर्स भी क्या होगा, इन्वर्टिबल। बात क्लियर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसलिए therefore f इनवर्स इज also इन्वर्टिबल, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन सेकंड लिख देता हूँ, ये फर्स्ट ही सेकंड, यानी f इनवर्स भी इन्वर्टिबल है। अब मैं क्या कह लेता हूँ, इसका इनवर्स ले लेता हूँ मैं, टेकिंग इनवर्स ऑफ इक्वेशन सेकंड का इनवर्स लो ना, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, अगर f इनवर्स b to a है then if f inverse b to a, then if f inverse b to a, then इसका अगेन इनवर्स लो, f इनवर्स का होल इनवर्स a to b होगा, हो गया। तो इसका भी इनवर्स ये इक्वेशन नंबर। अब यहाँ पे देखो एक लाइन दोबारा समझो, f a to b इन्वर्टिबल था तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा और इस तरीके से डिफाइंड होगा। यस सर, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लिख के दिखा दिया आपने कि कोई इनवर्स फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो उस फंक्शन का इनवर्स भी इन्वर्टिबल होगा, यानी कि f इनवर्स भी क्या है, इन्वर्टिबल। तो मैंने f इनवर्स का दोबारा अगेन इनवर्स ले लिया, f इनवर्स का दोबारा क्या ले लिया, इनवर्स। एक बार इनवर्स ले रखा था, अभी ये इनवर्स भी क्या हुआ, इन्वर्टिबल, तो इसका अगेन इनवर्स ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर ये b2 है तो दोबारा लेने पे किस में हो जाएगा, a2 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, f भी कहाँ से कहाँ है, A to B एंड f इनवर्स का होल इनवर्स आल्सो a to B। b, यानी कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f इनवर्स का होल इनवर्स, कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू cd, कोडोमेन ऑफ f इनवर्स का होल इनवर्स। मेरे पास लेनी इसलिए दिखा रहा हूं मैं ना, कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f इनवर्स का होल इनवर्स का डोमेन भी इसका भी है।
इसका भी कोडोमेन भी, इसका भी कोडोमेन भी। देन वी कैन राइट Equal. या देन वी कैन से दैट f इज इक्वल्स टू f इनवर्स का होल इनवर्स। यस और नो बोलो। तो ये प्रूव होगी तुम्हारी थ्योरम नंबर 5। इसको आप इसमें देख के लिख लेना वीडियो में, ठीक है ना। अब है ना नंबर ऑफ फंक्शन, ये लास्ट में ट्री लिखता है, मैं इक्वेशन समझा देता हूँ, ठीक है ना। नंबर ऑफ फंक्शन, ध्यान देना, अगर सेट ए में हमारे पास में देखो सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? n। अच्छा हम अंग्रेजी बोलते हैं तो पहले m आता है या n आता है? m आता है, j के l m n, तो पहले m ले लिया। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इक्वल्स टू n, ठीक है क्या। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम a टू b, तो ये हो जाएगा n की पावर n, बाद वाले या बेस में पहले वाला पावर लिखो। अगर किसी सेट A में m एलिमेंट है और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं सारे मिला के? n टू द पावर n। दूसरा वो a to b हो गया सारे, 1 क्या हो गया? a to b हो गया सारे। हाँ a to b होता है। नंबर ऑफ 1 फंक्शन, कितने 1 फंक्शन बनेंगे बताओ? मैंने बताया भी था, कितने 1 फंक्शन बनेंगे? n p m, n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस। अगर दोनों में सेम है, n बराबर m है तो n का फैक्टोरियल सेम कैसे? n p n बराबर करोगे तो ऐसे तो सोल्व करोगे यार, n माइनस n 0 का n फैक्टोरियल तो बचेगा, मतलब ये फॉर्मूला लगा देना, इससे सारे आ जाएंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है ऑन टू फंक्शन, तो तुम्हारी तीन ही चीजें टोटल 1 और तो ऑन टू फंक्शन, वैसे मैनुअल वगैरह ये भी निकाल सकते हैं लेकिन इतना नहीं पता। ऑन टू फंक्शन, कितने ऑन टू फंक्शन हो गए? ये थोड़ा सा टिपिकल है। r बराबर 1 to n, 1 to n है कि 1 to m, 1 to n। सेट भी इंपॉर्टेंट है, एक से लेके n तक सिग्मा, सिग्मा का मतलब प्लस प्लस प्लस, माइनस 1 टू दी पावर n माइनस r, माइनस 1 टू दी पावर हाँ n माइनस r, n c r और r की पावर n, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बोलोगे इसे ये करके दिखाओगे एक आधा क्वेश्चन कोई, बाइनोमियल फॉर्म में आता है ना ये, माइनस 1 टू दी पावर n माइनस r, n c r, r की पावर n। इसमें तीन चीज याद रखनी है, एक n c r, दो ये तीन, ठीक है। तो ये टोटल फंक्शन, ये 1 फंक्शन और ये ऑन टू फंक्शन। और चौथा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आए तो हो सकता है RBSc में नए भी आए, आ भी जाए, ये है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट S। बाइनरी ऑपरेशन किसी न किसी सेट पे तो होगी, n पे, नेचुरल नंबर के सेट पे, रैशनल नंबर के सेट पे, अरे यस और नो। वैसे बाइनरी ऑपरेशन S क्रॉस S टू S होती है, उसे समझ में नहीं आया। अरे कोई दो एलिमेंट सेट S में बिलोंग करते हैं तो A स्टार B भी S में बिलोंग करेंगे, यानी A स्टार B का आंसर, A स्टार B मतलब S क्रॉस S का आंसर S में आए। अरे यस और नो, ये तो था। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ कितने बाइनरी ऑपरेशन बन सकते हैं, प्लस का, माइनस का, इनटू का, डिवाइड कैसे थे ना, तो कितने बाइनरी ऑपरेशन बन सकते हैं? नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट S, n की पावर n स्क्वायर, n की पावर, अगर सेट S में n एलिमेंट है तो बात क्लियर है क्या? तो कितना आंसर आएगा? n की पावर n स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? बोलो। ये चार फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो में देख के आप लिख लेना, मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो भाई पहला क्वेश्चन देखो, n की पावर n स्क्वायर हो, शॉर्ट में एक नंबर में आ भी सकता है। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है उसमें तो इनफाइनाइट हो गई, जैसे आपको हो जाए 1 2 3 4, कोई सेट A पे बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें 1 2 3 4 है, तो इस सेट के ऊपर कितने बाइनरी ऑपरेशन बनाए जा सकते हैं?
4 की पावर 4 की स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अगर मान लो इसके अंदर ये दो एलिमेंट है तो इसके ऊपर कितने बाइनरी ऑपरेशन बनाए जा सकते हैं? 2 की पावर 2 की स्क्वायर, यानी कि 2 की स्क्वायर 4 यानी कि 16। यस सर। बात क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ आपको एक। सपोज दैट सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं और सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट। कितने हैं? 4। छोटा ले लो क्या थोड़ा? ये 2 ले लो, ये 3 ले लो। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 2 और इसमें 3। जैसे सेट ए हो गया ए एंड बी और सेट बी हो गया, मान लो थोड़ा देखिए ना, सेट ए हो गया मान लो ए एंड बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर 2। ये किसकी वैल्यू है? m की। यस सर। अच्छा, सेट बी सपोज दैट x y z, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना हो गया? 3। ये किसकी वैल्यू है? n की। अब कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे? कितने 1 1 बनेंगे? पहले तो बताओ कितने 1 1 बनेंगे, जल्दी से बता दो। 1 1 बनेंगे सर। 3 की पावर 2। तो 1 1 9 बनेगा। तो 3 की पावर 2 यानी कि 9 1 1 फंक्शन बन सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ऑन टू फंक्शन। कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे? फॉर्मूला बोलो सिग्मा। r क्या होता है? वेरिएबल। क्या होता है? r कोई वेरिएबल है जो कि बढ़ता जाएगा कहाँ तक? n तक। कहाँ तक? n तक। -1 की पावर बोलो n - r n c r की पावर अरे खत्म होता जाएगा, देखो -1 की पावर n - r n c r पे खत्म, r से जुड़े से, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, r की वैल्यू 1 पुट करो। r की वैल्यू क्या? 1 तो -1 और n की वैल्यू क्या है? 3 तो 3 माइनस है पहले 1। हाँ वो है वैसे ही। अच्छा, n की वैल्यू 3 और r की वैल्यू पहले 1 हां 3 और 1 की पावर n की वैल्यू। अच्छा, सिग्मा का मतलब ये r बराबर 1 के लिए इतना। अब सिग्मा का मतलब r प्लस सिग्मा का मतलब अब r की वैल्यू 2, तो -1 की पावर n की वैल्यू 3 - 2, n की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 2 क्या? और m की वैल्यू 2 है। अच्छा, ये किसके लिए? r बराबर 2 के लिए। सिग्मा का मतलब प्लस। अब r बराबर 1 2 कहाँ तक जाएंगे? n तक। और n कितना है? 3 ही तो है। अच्छा, अब r की वैल्यू 3 पुट करो। -1 की पावर 3 - 3 n की वैल्यू 3 c 3 की पावर। यस और नो बोलो। ये r बराबर 3 के लिए खत्म हो गया ना। r बराबर 1 प्लस r बराबर 2 प्लस r बराबर 3 n और n की वैल्यू यहाँ से रख ली। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 प्लस का बनाएगा क्या? ये हटा दूं क्या? नीचे आ रहा है ना। अच्छा भाई, 3c1 की वैल्यू बोलो 3 इंटू 1, यहाँ पे -1 आएगा ये। और 3c2 की वैल्यू बोलो 3/2, ये 3 कुछ नहीं आएगा, 3 ही आएगा। यूज एंड थ्रो फॉर्मूले नहीं आते क्या तुमको? यूज एंड थ्रो फॉर्मूले क्या? अरे मैं लिखाता हूँ पाया। तो इसको सोल्व किया, इसको, तो क्या आंसर है? ओनली 3 इंटू 1। इसको सोल्व किया तो क्या आया? इसका तो 3 और इसका अरे 3c2 3/2, एक कदम उधर एक कदम उधर, 3 आंसर आएगा। ठीक है क्या? अब यूज एंड थ्रो से ये 1 हो गया, 3c3 की वैल्यू 1 हो गई, 3 की स्क्वायर 9 हो गया। तो क्या आंसर है? 3 - 12 प्लस 9 9 3 12 12 0, यानी एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा इसमें भी। नहीं बनेगा। एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। तो कितने ऑन टू फंक्शन बने इसके अंदर? 0। बात क्लियर है क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अपन कल नया चैप्टर पढ़ते हैं।